नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK24 यूट्यूब चैनल पे। बहुत बहुत साथियों, मैं आज बात करने जा रहा हूँ आज प्रॉपर्टी शेयर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट कंपनी का IPO के बारे में। अब ये जो है थोड़ा सा यूनिक तरह का IPO है। तो पहली बात है कि जो छोटे निवेशक हैं, जो माने शेयर बाज़ार से दूर रहना चाहते हैं, वो एक सेफ़ इन्वेस्टमेंट ढूंढना चाहते हैं। अगर उनको लगता है कि यार ये शेयर बाज़ार सब रिस्की है, हमें तो कोई ऐसा सेफ़ इन्वेस्टमेंट हो कि एक प्रॉपर्टी ले लें और उसे रेंट पे दे दें और उससे रेंट आता रहे। तो बेसिकली ये वही है। मैं थोड़ा सा आप इस कंपनी के बारे में अगर धंधा समझाता हूँ। कंपनी है रेट इन द सेंस रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो रेट का कई IPO हैं। ये क्या है कि आप समझो इनका काम क्या है, बेसिकली धंधा समझो। ये क्या है कि IPO से जो जुटाया हुआ पैसा होता है ना, उस पैसे से ये लैंड खरीदते हैं या कोई टावर खरीदते हैं, उस टावर को रेंट पे देते हैं और उस रेंट से जो इनकम आती है उससे अपना जो खर्चा है ना उसे काट के, सपोज करो इन्होंने ऐसे समझ लो 1000 करोड़ रुपए IPO के जरिए जुटाए, तो उसमें शेयर नहीं मिलते, उसमें क्या यूनिट मिलती है। मैं आगे बात करूँगा उसके बारे में। उसमें यूनिट मिलती है कि आपको इतनी यूनिट मिल गई। और इन्होंने सपोज करो 1000 करोड़ की 100 करोड़ समझ लो, छोटे लेवल पर समझाऊंगा तो ज़्यादा बेटर होगी, कुछ छोटे निवेशक भी हैं। सपोज करो इन्होंने 100 करोड़ रुपए का IPO लेके आए और इन्होंने 100 करोड़ रुपए की माने 1000 यूनिट रखी, मतलब एक यूनिट कितने की होगी? 10 लाख रुपए की होगी। और इन्होंने 100 करोड़ रुपए का एक टावर खरीद लिया, है ना। उस टावर को इन्होंने रेंट पे दे दिया। कोई टावर, मोबाइल वाला टावर नहीं, मैं टावर बात कर रहा हूँ जैसा। तो मेट्रो सिटी में जो आपने दिल्ली NCR में 20 मंजिला बिल्डिंग देखी होगी, या मेट्रो सिटी तुम्हारा बेंगलोर में है, हैदराबाद है, चेन्नई है, मुंबई है ना। यहाँ पे ये रेंट पे दी, मान लो। अब इन्होंने रेंट आया उसका 10%, 100 करोड़ का, मान लो 8-9-10%, 10 लाख रुपए, 10 करोड़ रुपए साल का रेंट आया। तो 10 करोड़ अगर साल का आएगा तो 8 लाख रुपए महीने का आएगा, मतलब 8-9 लाख रुपए एवरेज में महीने का आएगा। तो उसको अगर 10 करोड़ रुपए आया तो अपना खर्चा काट के सपोज करो 90 लाख रुपए ना बचे। तो सेबी की एक गाइडलाइन है, मतलब सेबी का ऐसा सर्कुलर है कि इनको 99% अपना जो है पैसा वो अपने जो एक यूनिट होल्डर है ना उसमें डाइल्यूट करना होता है। तो जो व्यक्ति शेयर बाज़ार से दूर रहना चाहते हैं, जिन व्यक्ति को लगता है कि यार ये शेयर बाज़ार थोड़ा रिस्की है, हमें तो कोई ऐसा अपना रेंटल प्रॉपर्टी मिल जाए तो अपना उसमें अपन पैसा लगा दें और उसका हर महीने रेंट आता रहे। तो बेसिकली ये राइट जो है ना, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इस तरह की और भी कंपनी है। अब हम समझते हैं कि इनका हमने धंधा समझ लिया। अब ये क्या है कि इन्होंने जो अपना DRHP दाखिल किया है ना सेबी के पास में, इस कंपनी की मैं बात करूँ प्रॉपर्टी शेयर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के बारे में। इन्होंने अपना जो DRHP सेबी के पास दाखिल किया है ना, उसमें इन्होंने कहा है कि एक बेंगलोर में रिंग रोड के पास में 1 लाख मतलब एक रिंग रोड के पास में एक टावर है, मतलब उस टावर को ये एक्वायर करना चाहते हैं, जो कि अभी वर्तमान में लीज पे चल रहा है। 3 से 4 साल लीज हो गए हैं उसके। और उस टावर में कुछ USA की कंपनियां हैं बेंगलोर में, कुछ बाहर की कंपनी है, कुछ साउथ कोरिया की हैं, कुछ सिंगापुर की हैं। वे कंपनियां उस टावर में ऑलरेडी पहले से ही वर्क कर रही हैं, उन्होंने लीज पे ले रखी है। तो उसका जो रेंट आता है, मतलब ये कितनी ज़मीन को एक्वायर करना चाहते हैं। अगर भाई IPO की बात करें तो IPO 393 करोड़ का है, 353 करोड़ का है। ये 353 करोड़ रुपए जुटाना चाहते हैं, जिसमें ये 2,46,935 स्क्वायर फीट जो है ज़मीन वो एक्वायर करना चाहते हैं। जो टावर की मैं बात कर रहा हूँ, जो टावर है, अगर इसकी एवरेज रेंट की बात करें तो 103 रुपये स्क्वायर फीट है इसका एवरेज रेंट आता है, जो जिसको एक्वायर करना चाहते हैं। उसकी अगर हम ये बात करें कि इसका बनता क्या है, तो 103 रुपया इंटू 2,46,935 स्क्वायर फुट गुणा करोगे तो लगभग 2,54,00,000 रुपये आएगा। आप अपने मोबाइल में कैलकुलेटर में करके भी देख सकते हैं। अगर 2,54,00,000 रुपये एक महीने का आता है तो इंटू 12 कर लो, तो लगभग 31 करोड़ रुपया इनका साल में रेंट आएगा उससे। और 353 करोड़ का ये
आईपीओ है। तो लगभग लोग ये ऐसा मान के चलते हैं कि यार 9% के आसपास हमारी रेंटल यील्ड आ जाएगी। आपको 9% नहीं मिलेगा, आप निश्चिंत रहो। आपको क्या है, इसमें से जो खर्चा वगैरह है वो खर्चा काट के बाकी जो भी पैसा है वो अपने जो यूनिट होल्डर है, इसमें शेयर वेयर का कोई काम नहीं है, ना शेयर ऊंचा गया ऐसा कुछ नहीं है, शेयर नीचे गया ऐसा कुछ नहीं है, बिजनेस हुआ नहीं हुआ कोई मतलब नहीं है, शेयर बिके मतलब किसी कंपनी का कोई प्रोडक्ट बिका मतलब टॉप लाइन बढ़ी नहीं बढ़ी उससे कोई मतलब नहीं है। इसमें यूनिट की वैल्यू होती है, ऐसा समझो तुम भाई। इसके एक यूनिट की वैल्यू है 10,50,000 का, मतलब 10,50,000 रुपये की एक यूनिट है। आप इसमें अगर एक यूनिट खरीदनी ना आपको, एक यूनिट के लिए आपको 10,50,000 रुपये लगाने पड़ेंगे, तब जाकर आपको इसमें एक यूनिट मिलेगी। अगर इसकी टोटल यूनिट की बात करें तो इसमें टोटल यूनिट बनाई गई हैं वो 3,361 यूनिट बनाई गई है। आप इसमें कैलकुलेट भी कर रहे हैं ना, मैं वैसा नहीं कुछ भी बोल रहा हूँ, पूरी तथ्य से बहुत रिसर्च करके बोल रहा हूँ। आप 3,361 को गुणा करना 10,50,000 से, तो आपको जो अमाउंट निकल के आएगा वो आएगा 353 करोड़ रुपया। तो ये 353 करोड़ रुपया बनाना चाहते हैं। अब एक तो इसमें आपकी कमाई हो गई कि जो उसकी रेंट आएगा, उस रेंट से जो डिविडेंड मिलेगा, एक तो कमाई ये हो गई आपकी। दूसरी इसमें कमाई क्या होती है, जैसे होता क्या है कि शेयर बाज़ार में शेयर की वैल्यू बढ़ती है कि अगर किसी कंपनी की टॉप लाइन बढ़ रही है अच्छे से, मतलब धंधा हो रहा है, मार्जिन अच्छे से है ना, उसमें कोई फ्रॉड बाहर नहीं आया, और एक तो उसमें शेयर का प्राइस बढ़ता है। इसमें ऐसा नहीं है। इसमें अगर मान लो सपोज करो आज इन्होंने वो जो टावर खरीद रहे हैं, इन्होंने आज खरीदा 353 करोड़ में, और अगर वहाँ के सर्किल रेट बढ़ गए या अभी जिस हिसाब से वहाँ पे मार्केट की वैल्यू बढ़ रही है, मार्केट में लैंड नहीं है, ज़मीन नहीं है, और सपोज करो वो 600, उदाहरण से समझ लो 5 साल बाद 4 साल बाद वो 700 करोड़ का बिकता है, 350 करोड़ का लिया आपने, 353 का 700 करोड़ का बिका, मतलब मार्केट वैल्यू हो गई। तो आपकी जो वैल्यू है ना एक यूनिट की, जो आपने 10,50,000 रुपये में एक यूनिट खरीदी है ना, शेयर नहीं है इसमें। पहले तो ये कन्फ्यूजन क्लियर करो कि शेयर बाज़ार में ये जो तुम्हारी प्रॉपर्टी शेयर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट आ रही है, ये शेयर नहीं है, ये यूनिट है। इसमें नीचे गिरने का काम नहीं है कि यार ये नीचे चली जाएगी, ये सब कुछ नहीं। इसमें जो आप पैसा दे रहे हो ना, वो पैसा आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, और उस प्रॉपर्टी से जो रेंट आएगा ना वो आपको मिलने वाला है। पहली बात, अगर सपोज करो आपने 350 करोड़ रुपए में वो खरीदा और वो 2 साल बाद 4 साल बाद 700 करोड़ का बिका, तो आपकी जो 10,50,000 रुपये की वैल्यू है वो ऑलमोस्ट 21 लाख रुपए हो जाएगी, मतलब डबल हो जाएगी। तो इसमें आप जो पैसा लगाने वाले हो ना, जैसे हम किसी भी कंपनी का जो आईपीओ करते हैं, रिव्यू करते हैं, तो उस कंपनी का धंधा समझते हैं, है ना भाई। मेरा उद्देश्य जो है ना, मेरा उद्देश्य है कि आप लोगों को समुद्र में तैरना सिखाना। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे आश्रित रहो, नहीं, तुम सीखो, समझो, और किसी भी कुछ भी मत खरीद लो। अधिकतर लोग बर्बाद हो जाते हैं शेयर बाज़ार में। मेरा ऐसा 2005 से मैं शेयर मार्केट से रिलेटेड पढ़ाई कर रहा हूँ, और मैं ऐसा मानता भी हूँ, प्रैक्टिकली भी, मैंने थ्योरिकल भी देखा है। लगभग बर्बाद हो जाते हैं क्योंकि विदाउट नॉलेज के आप बिना पढ़े लिखे कुछ काम करोगे तो नुकसान होगा, स्वाभाविक है। कोई भी काम कर लो आप बिना रोटी बनाए अगर जाकर गर्म तवे पे कुछ भी धरोगे तो जलोगे। अब पहले सीखना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो मैं बात कर रहा था कि सबसे पहले तो ये चीज़ समझो कि ये जो तुम्हारा प्रॉपर्टी शेयर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, ये कोई शेयर नहीं है। तो ये चीज़ तो दिमाग से निकाल दो कि यार मैंने इस शेयर को 100 रुपये में लिया, तो ये अगर गिर के 90 रह गया, 80 रह गया, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपका जो पैसा है वो 100% लैंड में यूज होने वाला है। मतलब उसकी आपके पैसे से जो पैसा लेगी ये कंपनी, उस पैसे की एक लैंड खरीदेगी, उसको रेंट पे देगी, और उस रेंट से जो कमाई आएगी वो आप लोगों में डिविडेंड के रूप में बांट दिया जाएगा, हम लोगों में। तो पहली बात तो ये है कि ये शेयर नहीं है। दूसरी बात, इसमें आपको शेयर नहीं मिलेंगे, इसमें आपको डीमेट अकाउंट में यूनिट मिलेंगे, यूनिट। अगर आपने 21 लाख रुपए निवेश करने हैं तो 21 लाख रुपए को आपको 2 यूनिट मिलेंगी। वैल्यू उनकी उसमें 21 लाख दिखाएगी, नो डाउट। जैसे जैसे उसका वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, वहाँ सपोज करो 500 करोड़ का हो गया वो, तो आपके जो 21 लाख है वो बढ़ के हो जाएंगे
35 लाख 32 लाख, वैल्यू बढ़ जाएगी और उसके अगेंस्ट में आपको डिविडेंड मिलेगा, मतलब 7% 8%। अधिकतर होता क्या है कि बैंकों में 6-7% का डिविडेंड मिलता है। अगर आपने बैंक में एफडी कर दी, सपोज करो 10 लाख की एफडी कर दी, छोटे छोटे मतलब सिंपल समझाता हूँ ताकि जो छोटा व्यक्ति है, जो भी कुछ जीरो ग्राउंड से समझ रहा हो वो भी समझ जाए। 10 लाख रुपए की बैंक में एफडी कर दी तो 10 लाख रुपए का आपको 70,000 रुपये साल का बैंक आपको पैसा दे देगा, चाहे आप उसे महीने वाइज ले लो, चाहे आप साल भर में ले लो। ऐसे ही इसमें है, बैंक में क्या आपको 5 लाख रुपए तक आरबीआई ने रिस्क कवर्ड है। आप 5 लाख तक अगर आपका पैसा है, कोई बैंक लैप्स होता है, डूबता है, तो आरबीआई आपकी गारंटी में है, चाहे आपका कोई भी बैंक हो, चाहे वो यस बैंक हो, चाहे तुम्हारा अभी यस तो खैर हालांकि अब धीरे धीरे यस में आ रहा है, अभी तो नो हो गया था वो, चाहे एसबीआई हो, चाहे ऐसा नहीं है कि एसबीआई बड़ा बैंक है तो एसबीआई की गारंटी ज़्यादा है, ऐसा कुछ नहीं। आरबीआई ने सभी बैंकों की 5 लाख रुपए तक की गारंटी ले रखी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। बैंक में लोग बाग जिसका बड़ा पैसा होता है वो रियल इस्टेट में ज़्यादा इन्वेस्ट करता है। अब रियल इस्टेट में सपोज करो तुम्हें कोई छोटी अगर प्रॉपर्टी खरीदनी है तो 10-5 लाख में आता क्या है आज के दौर में, आपको पैसा चाहिए मोटा, तो आप रियल इस्टेट में खरीद सकते हो। और इसमें क्या है कि आप रियल इस्टेट में ही एक यूनिट बाय कर लो और आप ना प्रॉपर्टी खर्च लगना आपका, ना आपका रजिस्ट्री खर्च लगना, ना वकील साहब का खर्च लगना, ना आपका स्टाम्प लगने, ये तो सब लोग आपने जितने की भी लैंड बाई करी उसमें से इतनी आपकी यूनिट मिल गई। अरे ऐसा समझो यार, मैं बिल्कुल और बिल्कुल छोटे लेवल पे समझाता हूँ, बिल्कुल ख़त्म जीरो लेवल पे समझाता हूँ ताकि मेरा जो रिटेल भाई है उन्हें समझ में आए। भाई मैंने एक दुकान बाई की, कोई दुकान, मैंने 2 दुकान बाई की। जो दुकान शहर में थी, मैंने एक अपनी BNK24 नाम से एक कोई LLP फर्म बनाई और मैं IPO के जरिए 20 लाख रुपए जुटाए और मतलब उसमें 10 मेंबर हैं तो प्रति मेंबर के 2 लाख रुपए लगे हैं। तो मैंने उनको 10 यूनिट में डिवाइड कर दिया और मेरी 2 दुकान जो किराए से जा रही है उनका सपोज करो 20,000 रुपये एक दुकान का किराया आ रहा है। कितने दिन का आ रहा है? 1 महीने का। तो महीने भर में 2 दुकान किराए से जा रही है, मतलब 40,000 मतलब साल भर में जो मुझे प्रॉफिट आएगा वो आएगा 4,80,000 रुपये का किराया। कितना आएगा? 4,80,000। अब उस दुकानों को मेंटेनेंस करने में भी खर्चा आएगा। भाई जो मैंने 2 दुकान रोड पे ले रखी हैं, मेन रोड पे, उन्हें 20,000 रुपये किराए से दे रखी हैं, उनको मेंटेनेंस भी करना, पेंट भी करना है, कुछ इलेक्ट्रिसिटी के टूट फूट हो गई वो भी करनी है, कोई नगर निगम वालों के भी बिल आ गए वे भी देने हैं, कुछ एडिशनल खर्चा होता है वो भी पे करना है, कुछ जो दुकान है उनका टैक्स भी पे करना है। तो सपोज करो इन सब चीज़ों में कितने खर्चा आ गए, ऐसा मान लो 30,000 रुपये खर्चा आ गए। अब बचे मेरे पास में 4,50,000 रुपये। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि मेरे पास में 4.5 लाख रुपए बचे हैं जो 1 साल में मुझे प्रॉफिट आया है, दुकानों का किराया 4,80,000 आया था, 30,000 महीने खर्चा हो गया, बचा मेरे पास में 4.5 लाख। तो 4.5 लाख में मैं क्या करूँगा, 10 यूनिट है मेरे पास, क्योंकि शेयर नहीं है वो तो रियल इस्टेट में पैसा लगा हुआ है, तो मैं सबको 45,000 रुपये 10 के 10 व्यक्तियों को डाल दूंगा, ले भाई तेरे ये 45,000 रुपये सबके हो गए। तो एक व्यक्ति ने कितने रुपये लगाए थे 1 साल में? 2 लाख रुपये लगाए थे। भाई 20 लाख की 2 दुकान खरीदी, 10-10 लाख की, 20,000 रुपये किराए से दी, तो 2 दुकान का किराया हो गया 40,000। 1 साल में 4,80,000 रुपये का किराया आया, 30,000 मेरे खर्च हो गए, 4.5 लाख बचे और 10 यूनिट है तो 45,000 रुपये की 1 यूनिट बनी। तो मैंने सबको क्या किया, 45,000 रुपये 10 के 10 व्यक्तियों को दे दिया। तो वो उनका इन्वेस्टमेंट है या उनका प्रॉफिट है या उनका डिविडेंड है, वो मान लो। अब ये शेयर क्यों नहीं है भाई, ये तो एक तरह से रियल इस्टेट की एक, इसको राइट करके 2-3 कंपनियां इसमें शेयर बाजार में लिस्ट हैं, तो उसमें केवल यूनिट दिखाएगा। अगर मैं अब कीमत कैसे बढ़ेगी, कीमत समझो आप, सपोज करो मैंने 10-10 लाख की ली, अगर इन केस वो 5 साल बाद ये दुकान में बेचने जाता हूँ और मैं बाज़ार में गया कि यार भाई साहब मैं दुकान बेचना चाहता हूँ, मैं नहीं रखना चाहता, और उनकी वैल्यू बढ़ के हो गई 20-20 लाख। कितने लाख होगी? 20-20 लाख। तो दुकान कितने की होगी? 2 मेरी 40 लाख की, और यूनिट कितनी है मेरे पास में? 10 यूनिट है। भाई 10 लोगों को दे रखी है, 2-2 लाख में लिए थे मैंने उस समय पे, तो अब उनको कितने कितने रुपए मिलेंगे? 4-4 लाख, क्योंकि शेयर की वैल्यू नहीं है इसमें, इसमें उस रियल इस्टेट की वैल्यू है।
मैंने इतनी लेमन लैंग्वेज में समझाया है साथियों कि कोई छोटा बच्चा भी समझ जाएगा। मतलब मैं जहाँ तक समझता हूँ, मेरा बेटा है कुलश्रेष्ठ है, मतलब मैं शायद एक बार आपको यूट्यूब पे उसको वो कराया था। मतलब यू आर द जीनियस पर्सन, इतना इंटेलिजेंट है। मतलब कभी कभी तो मेरे को लगता है साला ये आगे जाके क्या करेगा। मतलब यू आर इंटेलिजेंट, मतलब यार जीनियस है। वो छोटा सा उस समय पे नहीं था इतना इंटेलिजेंट, तो अब तो जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा है वैसे वैसे यार जीनियस पर्सन। मतलब मैं, हालांकि अपने मुंह से अपने बच्चे की बड़ाई नहीं करनी चाहिए, मैं कभी, मेरा थोड़ा फ्रैंकली व्यवहार रहता अपने दोस्तों के जैसा रहता अपने बच्चे से। तो मैं क्या है कि ये समझाता हूँ, मेरा प्रेरणादायक वही है भाई। उसने बोला पापा जी आप इस तरह की वीडियो बनाया करो, तो मैंने इस कंपनी को, आपको जो प्रॉपर्टी शेयर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, ये थोड़ा सा आईपीओ के डिफरेंट तरीके का था, तो मैं सोचा कि क्यों ना इस आईपीओ का रिव्यू करूँ, तो बिल्कुल खुल के बताऊँ ताकि आप समझ पाओ कि ये है क्या। क्योंकि इसमें जब आप उसको ओपन करोगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। अब बात करते हैं कि इस आईपीओ को ओपन कितनी तारीख को होगा और क्लोज़ कितनी तारीख को होगा। तो ये 4 दिसंबर को ओपन होगा, 2 दिसंबर को ओपन होगा और 4 दिसंबर को क्लोज़ हो जाएगा। अगर इसमें कोटे की बात करें तो इसमें जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं उनके लिए 75% कोटा रिजर्व रखा गया है, और जो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं एनआईआई, उनके लिए 25% कोटा रिजर्व रखा गया है। टोटल यूनिट जो हैं वो 3,361 हैं। अगर हम एक यूनिट की बात करें तो इसकी 10,50,000 रुपये की एक यूनिट है। अगर बात करें कि इसमें आप कितनी यूनिट लगा सकते हो, तो आप यूनिट कितनी भी लगा सकते हो, मल्टीप्लाई लेवल से लगा सकते हो। रिटेल भाई के लिए इसमें कोई कोटा नहीं है, क्योंकि 10 लाख से ऊपर हो जाओगे तो आप एनआईआई में आ जाओगे, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में। कोई भी व्यक्ति इसमें अगर इन्वेस्ट करता है तो इनका जो लगभग जो इसी से सिमिलर इंडस्ट्री की जो कंपनियां हैं उसमें उनका जो एवरेज रहा है वो लगभग 9, 8.5, 8-7% का डिविडेंड दे देती हैं। कुछ 3%, 4% भी देती हैं। अब ये हमने समझ लिया। अब हम समझते हैं इस कंपनी में आईपीओ में पैसा लगाना है या नहीं लगाना। तो पहली बात तो इसमें रिटेल आदमी का तो कोई काम नहीं। अगर आपके पास में दो दो 10, 20, 30, 50 हज़ार रुपये हैं तो आपका इसमें कोई काम नहीं, क्योंकि इसमें एक यूनिट की कीमत है 10,50,000। आप कृपया साइड हो जाओ। सबसे पहली बात तो इसमें वही व्यक्ति पैसा लगा सकता है जिसके पास में सरप्लस पैसा है। तो जो 10-11 लाख रुपए रख के बैठा है, उसको लग रहा है यार मैं रियल एस्टेट में कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ और शायद अभी उस रेंज की प्रॉपर्टी कोई मिल नहीं रही, पहली बात। दूसरी बात, मल्टीपल उसमें लगा सकते हो, डिविडेंड अच्छा देगी। और जो सेबी का सर्कुलर है कि 99% डिविडेंड देना, तो वो अच्छी बात है। मैं कंपनी के पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बारे में बताऊंगा। अब बात समझते हैं कि ये इसमें पॉजिटिव बातें भी एक और है कि इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कंपनी की टॉप लाइन बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है, प्रमोटर ने घपला कर दिया, कुछ कर दिया, ऐसा कुछ है ही नहीं। आपकी ज़मीन खरीदी है, उसको रेंट पे दे रखी है, उससे जो किराया आ रहा है वो आपको मिल जाएगा, बात खत्म हो गई, सिंपल सा है। इसमें नेगेटिव क्या है? नेगेटिव है, बताऊंगा, धीरज रखो। नेगेटिव क्या है कि जिस व्यक्ति से ये इस प्रॉपर्टी को ओन कर रहे हैं, भाई वो इसे क्यों बेच रहा है? पहला नेगेटिव तो मुझे ये लगा, जब ये बोल रहे हैं कि उस प्रॉपर्टी को ऑलरेडी लीज पर चल रही है, वो 4 से 5 साल हो गए हैं और 9 साल की लीज पर ये प्रॉपर्टी रहती है, तो वो व्यक्ति इनको लीज पे चलने के बावजूद भी बेच रहा है। मान लें मेरी दुकान किराए से चल रही है और अगले 5 साल का वो है मेरा कि यार एग्रीमेंट है कि यार 5 साल तक 10,000 महीना किराया दोगे, उसके बावजूद भी मैं इसे क्यों बेच रहा हूँ? पहला तो नेगेटिव पॉइंट ये आ गया। दूसरा, उसको ऐसा क्या लगा जो आपको इसमें लग रहा है कि हम ओनर बन के कमा लेंगे। वो बोल रहा है कि नहीं, मैं इसको बेच देता हूँ और मैं सिमिलर इसी टावर में या अगले टावर में इतनी प्रॉपर्टी को लीज पे ले लेता हूँ। तो आप सबके अलग अलग अपने अपने सोचने समझने के तरीके हो सकते हैं, बट ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो ये थोड़ा सा उनके लिए है जो रिस्क नहीं लेना चाहते, और जो व्यक्ति रिस्क लेना चाहते हैं उनके लिए तो खैर रिस्क के लिए तो फुटबॉल बैठी है, शेयर बाजार बैठा ही है। तो साथियों, मैं तो आपसे इतना आग्रह करता हूँ कि आप रियल एस्टेट वाले में पैसा लगा के आप टेंशन मुक्त हो सकते हो, मतलब सो तो सकते हो चिंता के बिना, आराम से सो जाओ, कोई टेंशन नहीं है। आपकी ज़मीन खरीद ली, उसका किराया आपको आ जाएगा। और जो निवेशक हैं, वो जो शेयर बाज़ार में काम करते हैं, उन्हें रात में नींद नहीं आती। ईरान ने इजराइल पर हमला नहीं कर दिया हो, यूक्रेन ने हमला तो नहीं कर दिया,
रूस ने परमाणु बम तो नहीं मार दिया, कि उनके मन में दुख दुखी लगी रहती है। जो शेयर बाज़ार करता है उसको मालूम है, जो शेयर बाज़ार रिलेटेड में काम करता है, कि वो बहुत परेशान रहता है। मतलब उसको लगता है यार साला कुछ हो ना जाए। इसलिए आपने देखा होगा जरा सी नेगेटिव खबर आती है ना, स्टॉक मार्केट धड़ाम नीचे, तो उन्हें कौन सा हाथी घोड़े जोड़ने हैं उसमें। भाई अगर तुम्हें सपोज करो किसी शेयर में 10,000 का प्रॉफिट आ रहा है और तुम्हें लगा कुछ अनहोनी हो गई, तो तुम्हें कौन सा ट्रैक्टर जोड़ के लाना है, उसमें खोलना है, बटन दबाना है, शेयर बेच देना, काम खत्म, पैसा तुम्हारे अकाउंट में। ऐसा ही होता है। तो साथियों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो आपको समझाया है तुम्हारा राइट के बारे में, RIT रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के बारे में, इस तरह की और भी कंपनियाँ हैं। और जो प्रॉपर्टी शेयर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट आ रही है, ये थोड़ा सा मैंने को लगा कि यार चलो ठीक है, इसका IPO का रिव्यू कर देते हैं। तो एक राधिक रंजन जी हैं, वो परेशान हो रहे थे यार कैसे करें, क्या करें। तो ये सब टेंशन नहीं लो, इनकी जो प्रॉपर्टी है वो तुम्हारा कॉमर्शियल प्रॉपर्टी होती है, ऐसी खेत वाली ज़मीन नहीं खरीदते। तुम्हारा कहीं मॉल देखा होगा, अपने मॉल के अंदर दुकानें खरीद लेती हैं, इस तरह से इनका रहता है। और निश्चिंत रहना है बिल्कुल, ये तो समझ लो तुम अपनी प्रॉपर्टी ज़मीन खरीद रहे हो, इसमें टेंशन नहीं लेना। तो कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मेरे 77% यूज़र ऐसे हैं जो देखते ज़रूर हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। लाइक कर दिया करो, 0.5 सेकंड लगती है, कोई टेंशन नहीं है। धन्यवाद, थैंक यू।